हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 2004 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और डाल दिए, जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। ये हमारी 5वीं वीडियो है और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने ये सभी वीडियो देखी तो कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि 2004 से लेकर 2024 तक दोस्तों प्रश्न कम नहीं हो जाते और बड़े ही चयनित प्रश्न हैं। ये नहीं कि आपका कहीं भी समय खराब होता है, तो बड़े ही चयनित प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अवश्य करें। इसके साथ ही ये यूजीसी नेट में तो महत्वपूर्ण है और जितनी भी परीक्षा में नेट का पाठ्यक्रम लगा है, जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर आप यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम कर लेते हो तो आपके टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी। तो ये हिंदी विषय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 15% मैंने करवा दिए थे। ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो इसी तरह से हम क्रमबद्ध चलते रहेंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे वीडियो आपको कैसे लगी। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आपके कमेंट को देखकर ही मैं और क्या है ज़्यादा से वीडियो लेकर आती हूँ। आपको जैसे मोटिवेट की आवश्यकता होती है, प्रेरणा की आवश्यकता उसे मुझे भी होती है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये आपका एक फर्ज बनता है छोटा सा कमेंट कर दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? तो इसमें देखेंगे छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह, गुलाम। मैं थोड़ा इसको छुपा लेती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा छुपा लेती हूँ। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? सुरेंद्र वर्मा कृत है, यानी सुरेंद्र वर्मा ने किया। अब देखो इन प्रश्नों की ये खासियत है, इनके जितने भी आपके महत्वपूर्ण बनते पूरी व्याख्या दी गई है। इन प्रश्नों की ये बहुत अच्छी खासियत है, जिसमें देखेंगे आप नरमेद, बादशाह, गुलाम, 1979, प्रजा ही रहने दो, ये महत्वपूर्ण है। प्रजा ही रहने दो नरमेद का। और तो ये 1977, घोड़ा और घास, चेहरे किसके चेहरे 1983, केवल मेरा नाम लो 1984, जुर्म आयद 1987, काठ की तोप, ये महत्वपूर्ण है, काठ की तोप 2001, और इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक है। तो ये क्या है? गिरिराज किशोर के नाटक है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि महत्वपूर्ण कौन सा है। तो आपका रहेगा बादशाह, गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, ये महत्वपूर्ण है, काठ की तोप ये महत्वपूर्ण है, और चेहरे जिसके चेहरे ये। तो ये गिरिराज किशोर के नाटक महत्वपूर्ण है। जबकि द्रौपदी और क्या है? द्रौपदी है, और सेतुबंध 1972 ये महत्वपूर्ण है। नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की किरण से लेकर अंतिम किरण से, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी भी महत्वपूर्ण है। कैदे हयात 1983 सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। सुरेंद्र वर्मा के नाटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो द्रौपदी महत्वपूर्ण है, दूसरा सूर्य की किरण से लेकर सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, फिर 8वां सर्ग महत्वपूर्ण है, फिर शकुंतला की अंगूठी। तो ये 4 नाटक तो आप जरूर याद रखें, सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अब आगे देखते हैं। अरे यार रहेगा याद किसके किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो सबसे पहले तो ये रखिए, इसकी विधा क्या है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद। तो इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब हम कहीं यात्रा करने जाते तो वो यादें, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती। हम वहाँ गए थे तो ऐसे से हुआ था। तो उन्हीं की तरह ये भी अरे यायावर रहेगा। यहाँ आए तो यायावर मतलब घुमक्कड़। जैसे राहुल सांकृत्यायन को यायावर कहा जाता है, उनके नाम का आगे, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थी। तो ये आपका रहेगा आगे की। अरे यायावर रहेगा याद, आगे की है। अब देखो मैंने कहा इन प्रश्नों की ये खासियत है,
और मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि आपका समय खराब होगा, ये आप खुद समझेंगे। ये संपूर्ण वीडियो आपको जरूर करनी है। अरे यार रह गया 1953 सच्चिदानंद हीरान वात्स्यन अंगे एक बूंद सहसा उछली। ये क्या है? यात्रा। पहले तो ये याद रखिए, सारा यात्रा साहित्य जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, जो मैं बोल रही हूँ, सारा यात्रा साहित्य। ये इनका प्रकाशन वर्ष है और ये इनके लेखक है। तो अरे या और रहेगा एक बूंद सहसा उछली, ये आगे क्या है? यात्रा साहित्य यानी यात्रा वृत्तांत है 1953-1960। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी 1952। उड़ते चलो उड़ते 1954 रामवृक्ष बेनीपुरी। ये तो आपको पता है, पूछे ही जाते हैं। पैरों में पंख बांधकर, अब पक्षी कहाँ पैरों में कभी उधर वृक्ष पे बैठेंगे, कभी उस पे बैठेंगे, कभी उस पे। तो वृक्ष में ऐसी थोड़ी सी ट्रिक्स, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, इसमें वृक्ष आया है तो पक्षी क्या है? पैरों में पंख बांधकर कभी उस वृक्ष पे बैठेंगे, कभी उस पर। उड़ते चलो, और ऐसे क्या उड़ते जाते हैं वृक्षों से। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। जरूरी नहीं कि आप मेरी ही ट्रिक याद करो, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का है। लोहे की दीवार के दोनों ओर बीती है, यशपाल की है। लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। अब देखो, जिसका यश फैलेगा वो लोहे की दीवारों में अपने आप को इसमें डालेगा, मतलब कि कठिनाइयों में डालेगा, उसी का यश फैलेगा। 1953-1960। मेरी तिब्बत यात्रा घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा तो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और ये 1937 की। तो ये आपके पाठ्यक्रम में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इसे आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और अब यहाँ देखेंगे नोट राहुल सांकृत्यायन। ये सांकृत्यायन आप देखना शुद्ध में कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो ये जरूर देखें। और लिखित पेपर में भी, ये जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं उनमें भी ये आ जाता है, तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। और वैसे जो हरियाणा का लिखित पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी इतना जरूरी है कि आप वहाँ क्या है तो व्याकरणिक त्रुटियाँ न करें। आगे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य को घुमक्कड़ी वेत्री कहा जाता है। अब देखो ये क्या है? ये भी घुमक्कड़ थे, ये भी थे, ये भी थे। अब क्या है? राहुल सांकृत्यायन आगे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृत्ति कहा गया है। अब जैसे छायावाद के वृत्ति है, लघुत्री है, तो ये क्या है? ये भी हिंदी साहित्य के जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तीनों के तीनों, इन्हें वृत्ति कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के वृत्ति। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ में कौन कौन वृत्ति, 4 ऑप्शन आपके सामने होगा, तो एक इसमें कौन सा नहीं है पूछ लिया जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन, आगे नागार्जुन, ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, मतलब घूमना पसंद करते थे। इनमें कौन सी मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो नंदुलारी वाजपेयी मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, ये क्या है? मार्क्सवादी समालोचक हैं। तो इनकी आप यहाँ थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। नंदुलारी वाजपेयी छायावादी, प्रभाववादी, सोष्टवादी इत्यादि आलोचक है। ये बहुत पूछा जाता है कि नंदुलारी वाजपेयी क्या है? सोष्टवादी है। जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या प्रगतिशील आलोचक है। हो सकता है कि मार्क्सवादी ना पूछकर प्रगतिशील पूछा लिया जाए, तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह क्या है? प्रगतिशील है। शोभा व्याकरण प्रक्षेपते किसकी उक्ति है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी गई, याद रखेंगे। तो इसमें आपका है दंडी। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने, देखो ये खासियत है इन प्रश्नों की। ये क्या है? जितने भी महत्वपूर्ण सारे आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। दिया एक था लेकिन सारे आ गए हैं। काव्य शोभाकलन प्रक्षेपते दंडी की है। ननु शब्दार्थों रुद्रट की। ननु शब्दार्थों का हम रुद्रट की। विभावन व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, ये भर्तमुनि की है। शब्दार्थों सहितों का हम भाम्य की। तो ये चारों ही बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं, चारों याद रख लेना। काव्य शोभारान धर्मान अलंकार पक्षते दंडी। ननु शब्दार्थों काव्य रुद्रट। विभानुभाव व्यभिचारी संयोग रात्रि रस निष्पत्ति भर्तमुनि। शब्दार्थों सहितों का हम 2-3 बार इसे पढ़ोगे याद हो जाएगा। और जो भर्तमुनि की है, इनकी क्या है? नाट्यशास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और नाट्यशास्त्र में रसों का वर्णन किया है। इसमें रस कितने रस का? 8 रस का और 4 अलंकारों का इन्होंने वर्णन किया है।
ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से चयनित प्रश्नों के माध्यम से करवाई जाती है। तो इधर उधर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न करने के बाद आपको कहीं से तैयारी और करने की आवश्यकता है। वैसे आप अपने तरीके से करते रहिए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो आई ज्ञान की आंधी। अब ज्ञान रूपी आंधी, क्या बोला है? ज्ञान रूपी आंधी। तो ज्ञान रूपी आंधी में कौन रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। मैं छुपाना भूल जाती हूँ, लेकिन आप अपने अब क्या, ये देखो, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद ही ना रहे, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। देखो, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप हो। संतो आई ज्ञान रूपी आंधी। ज्ञान रूपी आंधी मतलब रूपक अलंकार। उपमा अलंकार देखेंगे जिसमें एक ही वाक्य उपमेय और उपमान में सादृश्य, सादृश्यता का मतलब होता है समान, समान जैसा, साम्य प्रतिपादित किया जाए, वह विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हुआ। उपमा अलंकार, जिसमें देखो उपमा अलंकार की मैं कुछ जैसे वाचक शब्द बता देती हूँ, जिसमें आपका रहेगा सा, सी, सरिस। तो ये शब्द होंगे, ये तो वहाँ होगा उपमा उपमा अलंकार। देखो यहाँ सुनी सुर सरी सम आ गया। पावन वाणी पीपर पात सरिस मन डोला। देखो पीपर पात सरिस, यानी जो पीपल, जो उसका मन है, ये पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। पीपल का पत्ता दे खड़ 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 की आवाज़ आती रहती है, ऐसे डोलता है। इसी प्रकार ये व्यक्ति का मन डोलता रहता है। रूपकातिशोक्ति, यानी रूपक में अतिशोक्ति। और अतिशोक, रूपक का तो आपको ने देखा भेद रहित होता है, और अतिशोक्ति में किसी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जो कि जिस पर यकीन भी ना किया जाए। जैसे राणा ने सोचा उस पर, जब तक ये तक था उस पर। तो इस तरह की ये को आपने पढ़ी होंगी। ये जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध किया जाए, यानी उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध किया जाए, वहाँ रूप का तो शक्ति अलंकार होता है। एक मिनट मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को उपमान और उपमेय में कन्फ्यूज रहता है। देखो मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बताती हूँ। उपमान, उपमान मैंने लिखा, यहाँ उपमेय लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 वर्ण आए हैं यहाँ। इसमें 1 2 3 4, 4 इसमें, 5 इसमें। अब इसमें ज़्यादा वर्ण आए तो ये बड़ा है, ये क्या छोटा है। और जो बड़ी चीज़ होती है वो प्रकृति से संबंधित होती है। जैसे भगवान की जो, या प्रकृति, जैसे कि चांद सा मुखड़ा, तुम चांद क्या कहें, मुख ही चंद्र है। तो इस प्रकार से मुख क्या है? मुख क्या उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? ये इस प्रकृति से संबंधित है, तो ये उपमान हो गया, ठीक है ना। तो ये उपमेय और उपमान की आप याद रखेंगे। बांधा था विदु को इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये क्या है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी और पर डाल करके यहाँ जाए, अन्योक्ति यानी जहाँ किसी की बात किसी और पर डाले जाए। अन्योक्ति, अन्य मतलब होता है दूसरा, अन्य का मतलब होता है दूसरा, उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी जहाँ कथन किसी दूसरे पर डाल दिया जाए। तो वो देखो, एक बार उदाहरण देखेंगे। स्वार्थो सुकृत श्रम वर्था, देखो व्यंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पर छिन्न मार। तो ये सारे उदाहरण बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपने देखना है। यहाँ 21वां आपको क्रम वाइज लगाना है, और आप जानते हैं ये आता ही है। तो इसमें आपका रहेगा बी, रामचरितमानस। रामचरितमानस 574, और ये है ईस्वी में, ठीक है। रामचंद्रिका 1601, वैदेही वनवास आपका 1940, और राम की शक्ति पूजा 1936। कहीं कहीं 35 दिया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? 1936 की रचना। अब यहाँ विवरण देखेंगे, ये देखो रामचरितमानस 1574, ये तुलसीदास की है 1574। अगर आपको संवत निकालना है तो आप इसमें 57 जोड़ देंगे, और ईस्वी निकालना है तो संवत में से आप ईस्वी यानी 57 वर्ष घटा देंगे। अब कईयों को कन्फ्यूज रहता है किस में क्या घटाना है,
पता नहीं मैम ने घटाना बताया था कि जोड़ना बताया था, सब कुछ साफ हो जाता है। तो देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ संवत, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ ईस्वी, ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 4 संवत में ज़्यादा है 4 वर्ण आए, इसमें आपका 1 वर्ण आया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं या कम में से ज़्यादा को, तो हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो इसलिए संवत में से हम 57 वर्ष घटाएंगे। जबकि अगर ईस्वी आ जाए तो संवत निकालना हो तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। रामचंद्रिका 1601, केशवदास, वैदेही वनवास 1940, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम की शक्ति पूजा 1936, निराला। तो ये राम की शक्ति पूजा में राम को साधन, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। राम की शक्ति पूजा आप कविता जरूर याद करें, यूनिट नंबर 5 में दी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में जरूर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और दूसरी बात, ये इसका क्या संकलन कहानी का प्रकाशन हुआ था अनामिका 2 भाग में, अनामिका 2 में, और अनामिका 2 का प्रकाशन 1938 और अनामिका फर्स्ट का अपना पहला 1923, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको नियमित तैयारी करनी है तो, और बहुत ही चयनित प्रश्नों के साथ, ये नहीं कि आपका समय खराब हो रहा, बहुत ही चयनित प्रश्न है प्रकाशन काल के, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताएं। तो सही अनुक्रम देखना है तो 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ आप दोनों देख भी लेना और ये भी कर लेना, समझ भी लेना। यहाँ देखो मैंने ये विस्तार से यहाँ दिया है, कविवचन सुधा 1968, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये ध्यान रखना, इस पत्रिका की खासियत है कि हर एक पत्रिका या तो या साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, दैनिक होती है, लेकिन ये पत्रिका ऐसी है जो हर तरह की है। यानी माँ का मतलब मासिक है, मासिक मतलब एक माह में एक बार भी आती थी। पाक्षिक यानी पाक्षिक मतलब कि 15 दिन में, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार। तो ये काशी से प्रकाशित होती, काशी मतलब काशी से। तो ये कैसी थी, मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी, साप्ताहिक भी थी। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट, मासिक प्रयाग में, ये क्या है, मासिक थी और प्रयाग से प्रकाशित होती है थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896, और वेणी माधव त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब महीने में 3 महीने में एक बार आने वाली, ये भी कहाँ से, काशी से होती थी। एक बात याद रखना, नागरी प्रचारणी पत्रिकाएं तो 1896 में है, लेकिन नागरी प्रचारणी अगर आ जाए, सम्मेलन या बैठक आए, तो आपको याद रखना 1893 में है। नागरी प्रचारणी सभा अगर आ जाए, सभा, तो आपको सभा आए तो 1893 करना, नागरी प्रचारणी सभा 1893, और नागरी प्रचारणी पत्रिका आए तो 1896। पत्रिका 3 साल के बाद आई थी, पहले सभा हुई थी उसके बाद पत्रिका आई थी, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। सरस्वती 1900 चिंतामणि घोष, और ये क्या है, मासिक है, और ये काशी से। एक बात और याद रखेंगे, 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखो ये दे दिया है। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से होने लगी, पहले काशी थे उसके बाद इलाहाबाद से। 1903 इसके बाद श्याम सुंदर दास थे 1903, और इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। तो 1902 में क्या, श्याम सुंदर दास थे, और 1903 में कौन हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1920 तक रहे थे ये, 3 से लेकर 20 तक। अब आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कालक्रम सही लगाना है, ठीक है। तो 23वां का आप देखेंगे, यहाँ आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद इसमें व्याख्या दी हुई ये दे रखी हुई। लाला श्रीनिवास दास 1891, लाला श्रीनिवास दास के आपका जो उपन्यास लगे आपके पाठ्यक्रम में, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। इनका जो भी जैसे लेखक हैं, कवि आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, उनके जन्म आप जरूर याद कर लेना। उनके जन्म क्रम से लगाने बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो देखो इतने बहुत ज़्यादा सभी याद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके जितनी यूनिट में दिए ना, वो तो आप जरूर याद करना, उनको मत छोड़ना। लाला श्रीनिवास दास 1891,
प्रेमचंद 1880, अमृतलाल 1916 और कमलेश्वर 1932 में, और सारे आपके पाठ्यक्रम में है ये। अब मैं देखो फिर से रिवीजन कर देती हूँ। ये मृत्यु आप याद नहीं हो तो मत करना, लेकिन जन्म जरूर याद कर लेना। लाला श्रीनिवास दास 1891, और है ना करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं, मृत्यु कभी पूछी भी नहीं जाती, जन्म ही पूछे जाते हैं। लाला श्रीनिवास दास 1891, प्रेमचंद 80, अमृतलाल लागर 16 और कमलेश्वर 1932। अब देखो ये क्या है, सारे छायावाद के जो कवि हैं उनका क्रम लगाना आ गया है। तो इसका देखेंगे आपका सी हो जाएगा। सी के जैसे मैं एक बार ठीक है, यहाँ देखो आप वैसे बताऊंगी, देखोगे सुनोगे और जब देखोगे सुनोगे समझोगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, आप खाना बनाते बर्तन धोते भी मेरी वीडियो सुन लोगे तो भी आप याद हो जाएगा। एक बार अगर आप इसे नोट नहीं करना चाहते 2-3 बार वीडियो को सुन लिया करो। जब 2 बार रिपीट हो जाएंगे, 2 बार या 3 बार, तो अपने आप ये सारे याद हो जाएंगे। और अगर आपको क्या दिक्कत आ रही है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ, तो एक इसमें फीचर होता है साइड में, उसे आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रही कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की अच्छी तैयारी है, उनके लिए उनको सिर्फ रिवीजन करना है। अब ऐसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ये कैसा लगा। जयशंकर प्रसाद 1890, देखो जयशंकर प्रसाद का कहीं कहीं आपको 1889 भी मिल सकता है। तो ये क्या है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैम ने तो ये बताया था, इसमें 1-2 साल सभी पुस्तकों में फ़र्क मिल जाता है और सभी का मिलता भी नहीं है, कई कवियों का मिलता है। तो ये आए तो ये भी कर सकते हो, ये आए तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं आप उनके हमें गलत बता दिया। फिर निराला का 1899, कहीं कहीं आपको 1897 भी मिल सकता है, ठीक है। 1-2 साल ऊपर नीचे इनके होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं, ठीक है। निराला का कहीं आपको 1897 मिल सकता है, कहीं आपको 1899 मिल सकता है। सुमित्रा नंदन का मैंने हर जगह देखा 1900 ही है ये, और महादेव वर्मा का 1907 ही है। लेकिन जयशंकर प्रसाद और ये निराला इनका थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है, इसे आप याद रखना। और यहाँ देखेंगे 1907 में ही क्या है, आपका हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। 1907 में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था। 1907 में ही महादेव वर्मा का हुआ था। जो जितने भी लेखक हैं उनके एक मतलब एक सन में जन्म हुए हैं, तो सारी इकट्ठे लिख लो, तो आपको बार बार इनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक बार बार इनको सरसरी निगाहों से देखोगे ना जैसे बार बार, तो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है। अब युग मतलब कि समय की दृष्टि से, तो समय की दृष्टि से रहेंगे आपका डी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का क्या है, कहीं समय लिखा है कहीं नहीं लिखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ये वगैरह इनकी पुस्तकों के अनुसार मैं आपको बता दूंगी। पहले आपका चंद्रबरदाई आएगा जिसमें पृथ्वीराज रासो की रचना, मीराबाई, सेनापति, हरिओद। तो एक बार यहाँ देखेंगे पूरी इनकी डिटेल दी गई है। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखेंगे चंद्रबरदाई 1168 आदिकाल के थे, 1168 इनका जन्म है, 1168। मीराबाई 1516। अब मीराबाई के जन्म में काफ़ी विवाद है, कहीं आपको 1504 भी मिल सकता है, 1500 भक्ति काल की। सेनापति, लेकिन इतना याद रखना ये सेनापति से पहले आएगी, ठीक है। भक्ति काल की है। और सेनापति 1589 ये रीतिकाल की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 आधुनिक काल की है। तो देखिए चंद्रबरदाई, मीरा, सेनापति, हरिओद, तो ये क्या है, चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं, मीराबाई भक्ति काल की है, सेनापति रीतिकाल के हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के हैं। 1168 1100 क्या है ये चंद्रबरदाई का है, 1516 किसका है, मीराबाई का है, और सेनापति 1589 और हरिओद क्या है 65 है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। और ये नाटक के आपको इनका प्रकाशन कब हुआ, इनके लेखक कौन है, इनके कितने अंक है, फिर उन अंकों का क्रम क्या है, ये इतना तो जरूर याद कर लेना दोस्तों। बेसिक जानकारी तो आपको तैयार करनी ही है। इसमें मैंने यूनिट नंबर 7 21 कहानियाँ संपूर्ण करवा दी है, नाटक और मैंने क्या है उपन्यास पूरे करवा दिए, और नाटक मैंने 3 करवा दिए, तो उनको भी आप जरूर देखना,
ठीक है। और ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क भी करवाने वाली हूँ। तो देखेंगे 26वां आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, फिर आपका 8वां सर्ग। अंधेर नगरी किसका है? 1881 है। और चंद्रगुप्त कितना है? 1931 है। और क्या है? आषाढ़ का एक दिन 1958। और क्या है? 8वां सर्ग 1976। तो एक बार आप इन्हें फिर से देख लें। देखो यहाँ दिया गया अंधेर नगरी 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद, आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश, 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा। ठीक है। तो ये तीनों तो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इन्हें तो आप जरूर याद रख लें। अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उनको तो आपको तैयार करना ही करना है। उपन्यास का सही अनुक्रम लगाना है। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो ताकि आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो सके। गोदान है, इसमें गोदान आएगा पहले, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर मेलांचल, राग दरबारी। तो यहाँ एक बार इनका देख ले। गोदान क्या है? 1936 है, माफ़ कीजिए 36 है। गोदान 1936। और ये प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, अंतिम उपन्यास है। 1936 में ही इनकी क्या है? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी कोई रचना नहीं आई थी। गोदान के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा, मैला आंचल 1954। ये क्या है? प्रथम आंचलिक उपन्यास है। हालांकि इससे पहले बलचरमा भी लिखा लगा था नागार्जुन का, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं क्यों उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, तो मैला आंचल को ही इन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास माना गया हिंदी साहित्य में। ये फणीश्वर नाथ रेणु। राग दरबारी भी आपके पाठ्यक्रम में है, ये 1968 श्रीलाल शुक्ल का। तो देखो गोदान आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उपन्यास है, ये आपको इसके जरूर तैयार करना है। इसके पात्र हैं, इनका प्रकाशन वर्ष है, इनके महत्वपूर्ण लेखकों की कथन है और इनका जो स्थान है वो। फिर है आपका मेला आंचल भी आपके पाठ्यक्रम में है, आंचलिक उपन्यास 1954 फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये भी आपको तैयार करना है। राग दरबारी 1968, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, श्रीलाल शुक्ल। तो इन्हें और इन लेखकों के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में सभी के आपको जन्म भी याद करने हैं। अब 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखेंगे 28वें का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें आप अच्छी प्रकार से देख लें, पढ़ लें अपने तरीके से और वीडियो को रोक के देख लिया करो। ठीक है। अगर मुझे आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ तो वीडियो को रोक के अपने तरीके से याद करके फिर आगे बढ़ो। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन 1936 प्रेमचंद, वापसी 1960 उषा प्रियवंदा, तिरछी 1989 ये उदय प्रकाश। तो देखो उसने कहा था, ये कहानी है आपके यूनिट नंबर 7 में, तो ये आप जरूर याद कर लेना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, कफन 1936 प्रेमचंद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो प्रेमचंद से जितनी जुड़ी रचनाएं हैं, यानी नाटक है, उपन्यास है, कहानियां हैं, तो इन्हें आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि प्रेमचंद वैसे टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी में। वापसी 1960 उषा प्रियवंदा, तो उषा प्रियवंदा की भी बहुत सी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में, तो इन्हें आप तिरछी उदय प्रकाश ये आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखें आप निशान लगा ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका रहेगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी, घासी तहतासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। घासी दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ देखिए इस्तवाड़ दया स्त्रीलेत्र हिंदुस्तानी 1839, इसके दो भाग थे, पहला भाग 1839 और दूसरा भाग 1847 में। ठीक है। और एक द्वितीय भाग का भी और भाग आया था जो 1873 में था। घासी दत्तासी वो इनकी क्या है भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। शिव सिंह सेंगर 1883, शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हैं, और भी बहुत सी हैं, तो उन्हें आप याद रखना। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी रचनाएं सबको याद करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल तो महत्वपूर्ण है ही, सबको पता है। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर।
और इस्तवार दलाली त्रेतु हिंदुस्तानी 1839 और 1847, इसके दो भाग हैं, गासिद तासिकी, और ये इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच भाषा थी। तो 30वां देखेंगे आप, पंडित जगन्नाथ कुंतक भामह रूप गोस्वामी कुंतक। तो 30वां आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा ये देखो। भामह 6वीं शताब्दी की थे, काव्य अलंकार इनकी रचना थी। कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम है। रूप गोस्वामी 1516, ये उज्ज्वल नीलमणि है। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर 17वीं शताब्दी है। तो इनकी शताब्दी है वो जरूर याद रखेंगे। जैसे में भामह 6वीं शताब्दी की थे, काव्य अलंकार है। कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम है। रूप गोस्वामी 1516 शताब्दी, उज्ज्वल नीलमणि है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर है। अब छोटी सी ट्रिक देखेंगे। अब क्या है, रूप, रूप कैसा होता है, उजला, उजला मतलब सफेद, उजला उजला साफ स्वच्छ। रूप कैसा होता है, उजला। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी, रूप गोस्वामी। वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्त मतलब टेढ़ा, कुंतक। देखो वक्रोक्ति, क्रोक्ति आया तो वो ये कैसे हो जाएगा, कुंतक। ठीक है। काव्य अलंकार, काव्य अलंकार कौन करते थे, भामे, भामे मतलब राजा, अलंकार, राजा अलंकार मतलब सुशोभित, सजना संवरना, तो ये गहने पहनना, तो ये भामे पहनते थे, भामे मतलब राजा पहनते थे। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर और 17वीं शताब्दी। अब आपको ये पत्र पत्रिकाएं मिलानी हैं, तो इसमें आप कैसे मिलाएंगे ये आप देख लेंगे। तो इसमें देखेंगे हम, इसका रहेगा आपका आलोचना आपकी है अखिलेश की, आलोचना अखिलेश। फिर है तद्भव किसकी है, सुधीर पचौरी, तद्भव सुधीर पचौरी। आलोचना आपके अखिलेश, आलोचना अखिलेश, तद्भव सुधीर पचौरी। और आपका हंस रहेगा नमिता। और फिर आपके वाक रहेगी राजेंद्र यादव। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो पूरा डिटेल दी है, तो एक बार आप इसे डिटेल को भी ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आलोचना है अरुण कमल की, त्रिमासिक है ये, दिल्ली से प्रकाशित होती थी अरुण कमल, ऐसे आलोचना, ऐसे अरुण कमल, त्रिमासिक दिल्ली। तद्भव अखिलेश, ये भी 3 मास की है, लखनऊ की है। हंस क्या है, राजेंद्र यादव की, ये भी त्रिमासिक है, 3 महीने में एक बार आने वाली। वाक क्या है, सुधीर पचौरी, ये भी त्रिमासिक है। और वर्तमान साहित्य नमिता, ये भी मासिक है और अलीगढ़ में प्रकाशित होती थी। तो ये सारी आप वीडियो रोक कर आप अच्छी प्रकार से इन्हें याद कर लें। मैं बार बार रिवीजन करूंगी तो क्या है, अब क्या बोर हो जाओगे। हंस का प्रकाशन है प्रेमचंद द्वारा 1930 में हुआ था, बाद में बनारस में हुआ था। तो पहले क्या है, हंस का प्रकाशन प्रेमचंद कर रहे थे 1930 में, लेकिन बाद में राजेंद्र यादव इनका प्रकाशन करने लगे थे, ये करते थे 1986 के आसपास। तो यहाँ देखेंगे 32वां और मिला लेंगे आप उत्तर। 32वां देखेंगे कितने पाकिस्तान है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कमलेश्वर की कैसे, कितने कहते, कैसे कमलेश्वर। और ये विभाजन के समय तमस क्या है, ये तमस है भीष्म साहनी 1973। और फिर क्या है, मृगनैनी वृंदावन लाल वर्मा। फिर नीला चांद किसकी है, शिव प्रसाद सिंह। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। देखो पूरा विवरण यहाँ दिया है, वीडियो को रोककर अवश्य समझ लें। कितने पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर की है। और तमस 1973 भीष्म, ये तमस आपके उपन्यास लगा हुआ है, इन्हें आप याद कर लेंगे। तमस 1973 भीष्म साहनी, मृगनैनी 50 वृंदावन लाल वर्मा, नीला चांद 1988 शिव प्रसाद सिंह। तो अब नीला चांद की ट्रिक बता देती हूँ। जो नीला चांद किसके सिर पे होता है, शिव के, तो शिव प्रसाद सिंह। आपका बंटी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1971 मन्नू भंडारी। तो ये जो भी आपके सिलेबस में उन्हें आप जरूर याद कर लेंगे। अब क्या है, प्रश्न नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ मिलाएंगे आप 33वां प्रश्न। उषा प्रियंदा है
एक सेकंड। उषा पर्यंदा की अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा वापसी है, उषा पर्यंदा वापसी, ठीक है। और अमरकांत है फिर आपका दोपहर का भोजन, अमरकांत। मोहन राकेश का है परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ कौशिक आपका है ताई। तो ये एक बार आप इन्हें फिर से यहाँ मिला लेंगे, देख लेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वापसी 1960 की है ये वापसी, याद रखना, कई बार पूछी गई। उषा पर्यंदा, दोपहर का भोजन अमरकांत, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, ताई विशंबरनाथ कौशिक, विशंबर शर्मा कौशिक, जिंदगी और जोक अमरकांत। वापसी उषा पर्यंदा, दोपहर का भोजन अमरकांत, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और जिंदगी जोक अमरकांत। ठीक है, अब 74वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 74वां प्रश्न देखेंगे। आप मिलाओ 34वां, माफ कीजिए 34वां प्रश्न है। तो इसमें आप मिलाएंगे एक सेकंड। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन है आपका हरिकृष्ण प्रेमी। और फिर अंधा कुआं है आपका लक्ष्मी नारायण। फिर बकरी है आपका सर्वशाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक। तो एक बार यहाँ आप फिर से मिला लेंगे, इसका रहेगा ए उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे रक्षाबंधन 1934 हरिकृष्ण प्रेमी, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो बकरी को आप जरूर याद रख लेना, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और बकरियां कितनी है भारत में, इसका के लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। 1974 तो जरूर बकरी याद कर लेना, ये आपके पाठ्यक्रम में है, उनको तो मैं बताती हुई चलूँगी। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। और सेतुबंध 1972 सुरेंद्र वर्मा। तो अगर मैं स्पीड से चल रही हूँ तो फिर कह रही हूँ वीडियो को रोक लिया करो, फिर अपने तैयारी करो, आगे बढ़ो। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साई सब जीव क्री कुंजर दोए, तो इसका आपका रहेगा कबीर। साई सब जीव क्री कुंजर दोए, देसिल बहन सब जन मिठा, बिल्कुल आसान है। विद्यापति। भीषण बिरु ने विराजे कविता वनिता मिंद, ये भी आसान है, बार बार पढ़ा आपने। केशव दास। नए नचाए मुस्काए आयु खेल पदमाकर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। साई सब जीव क्री कुंजर दोए कबीरदास, देसिल बहना सब जन मिठा विद्यापति, भीषण बिनु ने विराजे कविता वनिता मिंद केशवदास, नैन नचाए कई मुस्काए पद्माकर हो, और सोत ओड सिलोने ये क्या है बिहारी। देखो साई सब जीव क्री कुंजर दोए, साई अब इस पर जीवों की बात इस तरह कौन करते थे, कबीर करते। देसिल बहना जो जन मिठा, अब जिसके पास विद्या होगी वो देसी भी होकर, देसी मतलब जैसे आम देहात में रहने वाला भी मीठा बोलेगा जिसके पास विद्या होगी। तो छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेंगे। भीषण बिनु ने विराजे कविता वनिता मित, अब जो कविता है उसको बहुत ज़्यादा अलंकारिक करते थे। वो कहते थे कि हमारे दास भी ऐसी भाषा नहीं बोलते, हमारे दास भी क्या है संस्कृत निष्ठ भाषा मतलब कठिन भाषा बोलते हैं। तो ये केशवदास का कथन है। नैन नचाए कई मिलला फिर आयु खेल, पद्माकर कौन थे, श्री कृष्ण प्रेमी। और क्या है, नैन नचाए की गाय फिर खेलन होली, खेलन होली कैसे आएगा, जो लल्ला है होली कैसे खेलने आएगा, पद्मों से आएगा, तो पद्माकर। सो तटे पीठ सलोने गात मनोलीन बड़े नैल सर आतप परियो प्रभात। तो ये तो देखो दो लाइन की ज़्यादातर क्या है बिहारी के दोहे हैं, और बिहारी के दोहे बड़े ही छोटे हैं पर घाव करे गंभीर, इस तरह के रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संसद से सड़क तक फूल नहीं रंग बोलते हैं, नहीं 36वां, माफ कीजिए 36वां। जो 36वां का आपका है संसद से सड़क तक धूमिल, सभी जानते हैं संसद से सड़क तक आपका धूमिल हो जाएंगे।
और फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। और फिर आपका युग की धारा क्या है, युग धारा नागार्जुन। और साये में धूप आपकी रहेंगी दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ रिवीजन कर देती हूँ। संसद से सड़क तक 1972 सुदामा पांडे धूमिल की है। फूल नहीं रंग बोलते, ये भी संसद से सड़क तक आपके पाठ्यक्रम में लगी कविता है, यूनिट नंबर 5 में, इसे आप तैयार कर लेना। फूल रंग बोलते हैं 1965 केदारनाथ अग्रवाल। आप फूल नहीं रंग बोलते हैं कहाँ बोलते हैं कि अग्रवाल ने केदारनाथ बोलते हैं। युगधारा 1953 नागार्जुन। साय में धूप 1975 दुष्यंत कुमार। दो आब 1947 शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक कर अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। तो बाकी हमारी कुछ बचती हैं, हम आज ही करें या कल करें? चलो आज ही करवा देती हूँ मैं। तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इसमें आप 37 में आप देखेंगे सौंदर्य अलंकार वाक्य वशातम वागट सपुक्त रमण्यात प्रतिपादक। तो इसमें आपका रहेगा वाक्यम रसतम का वे तो आता ही, बहुत ज़्यादा विश्वनाथ पूछे जाते हैं। तो ये देखेंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। चलो मैं अपना एक तरीका बताती हूँ आपको करने के लिए। देखो, आपको पता है इनमें से एक का वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ, तो इसमें आप बी का ए देखो, जो बी का ए इसमें दिया है तो एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये देखिए, सौंदर्य अलंकार वामन की है, वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ की है, और वागर्थ संप्रदो कालिदास की है, रमण्यात प्रतिपादक पंडित जगन्नाथ की है, तद्दोषो शब्दों सगुण अलंकृत मम्मट के। रोक के आप एक बार देख लेना और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो। अब मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। क्या है आपको अब इनमें देखना, आपको 38 धव्यानुलोक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश, काव्य अनुशासन। ठीक है, तो आपको क्या आ रहा है, इसमें से एक आ रहा है धवनालोक आनंदवर्धन। एक के क्या है 3, तो इसमें आप देखो 1 का 3 यहाँ दिया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे सारे मिला लेने हैं, अब आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन पेपर के टाइम बता रही हूँ मैं। ऐसे करो और आगे बढ़ो अपना, लेकिन उसमें आपको 100% विश्वास होना चाहिए। धवनालोक आनंदवर्धन की, काव्य अलंकार भामे की है, और काव्य प्रकाश मम्मट की है। ये देखो काव्य है, इनका अंतर आप रोक के वीडियो को देख लेना। काव्य अनुशासन हेमचंद्र की है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। देखो दर्पण में पूरा विश्व दिख जाता है, मतलब सब विश्व के सभी लोग दर्पण देखते हैं, चाहे भारत के चाहे पाकिस्तान के कहीं के भी हों। ठीक है, तो एक बार इनको अब देख लेंगे। 39वां और आप मिला लेंगे, तो 39 का आप देखेंगे। मान लीजिए आपको इनमें से प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म आपको रिचर्ड से, तो इसको डी का आपको 3 का पता है, एक ही आ रहा आपको और नहीं आ रहा। वैसे आपको आते होंगे, लेकिन हम देखेंगे अब डी का 3 कहाँ है। देखो डी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें। अब आगे पढ़ेंगे। अब क्या है ऐसे, ठीक है, तो हम देखेंगे आपको ये ऐसे कि किस्त में, यानी बी का आपको जो भी आपको आ रहा है, इसमें से जो भी देखे, जैसे मैंने मुझे ए लग रहा है, तो ए का हम देखेंगे मैथ्यू आर्नल्ड का लग रहा है, तो देखो यहाँ आपका सी उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो अभी आपको दिखाई दे, तो ऐसे आप याद कर लेना। ये देखो ऐसे इन क्रिस्टिज्म मैथ्यू आर्नल्ड, बायोग्राफिया लिटरेया कोलरिज, ऐसे ठीक क्रोचे प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म। अब देखो जो प्रैक्टिकल बनवाते हैं तो वो क्या रिच होते हैं, रिच होते में जैसे कि प्रिंसिपल है वगैरह प्रैक्टिकल है, तो रिच हो जाते धनी। टी.एस. इलियट, मैं कभी इसको टिक के द्वारा बना, सीक्रेट वुड इलियट। अब क्या है सिगरेट आपको क्या पढ़ना है, इलियट को आप इडियट पढ़ना है, तेरा सिगरेट क्या है इडियट। तो इस तरह से आप याद करेंगे। बायोग्राफिया लिटरिया कोलरिज, जिसकी बायोग्राफी जाननी है, यानी उसकी जिसमें कि जीवनी जान रही है, तो उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। भाई आपके मान लीजिए आप किसी की बारे जीवनी लिख रही है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा कोलरिज की, आपकी बायोग्राफी क्या, आपके जीवन के रहस्य क्या है। जैसे कोई बड़े बड़े लोग होते हैं जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, एस इन क्रिस्टिज्म मैथ्यू आर्नल्ड। तो एक बार आप इन्हें रोक कर पढ़ लेना, अपने तरीके से आप याद कर लेना, जरूरी नहीं आपको हर तरह का मेरा ही तरीका अपनाएं। अब देखो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कम समय में कैसे करना है। अब 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
ठीक है। अब आपको आ रहा है, मान लीजिए घनीभूत पीड़ा थी, हम नहीं, जी हाँ मैं देखो ये जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये आपके यूजीसी नेट यूनिट नंबर 5 में है कविता में। तो ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो डी का आपको 5 है, पक्का पता है डी का 5 है। तो देखो इसमें डी का 5, ये ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, डी आएगा इसका, देखो ठीक है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये आपके यूनिट नंबर 5 में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको 100% श्योर है तो एक लगाकर आप आगे बढ़ें। लेकिन हम तो अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो सारे देखने हैं। तो मैं देखूंगी, यहाँ से देखिए आप, घनीमुत पीड़ा थी जयशंकर प्रसाद, और हरे प्यारे को सेज पास, नंबर मुख हंसी खिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम नहीं कहते हम नहीं छोड़ स्रोत बह जाए अज्ञे, जैसे नदी के द्वीप नहीं है, हम नहीं कहते हम छोड़कर स्रोत वन बह जाए अज्ञे। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के बीच ये भवानी प्रसाद मिश्र, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, हरिवंश राय बच्चन। मुझे पता है मैं स्पीड से पढ़ रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को रोकें, फिर उसे पढ़ें अच्छी प्रकार से, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में तो ये है कि आपको एक बार पैराग्राफ में पढ़ लेना है, वीडियो को रोक के फिर अपने तरीके से बताइए, लेकिन मैं इनके उत्तर बता देती हूँ। ठीक है, कष्ट इसका सी हो जाएगा, कष्ट के साथ आने के आधार पर उत्साह के भेद किस प्रकार दिए हैं। और अगर आप कहो कि नहीं हमें तो ये पढ़कर भी सुना दे, तो मैं बता दूँ, उत्कंठा आनंद किसके अंतर्गत लिया गया है, तो उत्साह के अंतर्गत लिया गया है। फिर है साहित्य मीमांसा वीरता के कौन कौन से भेद हैं, तो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। वीर अभी वीर है, वो युद्धवीर भी होना चाहिए, युद्ध में दानवीर भी होना चाहिए, उसके अंदर करुणा के भाव भी होना चाहिए, दया भी आनी चाहिए। ठीक है, और जरूरतमंद की जो मदद भी कर सके। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, तो युद्ध वीरता। भाई प्राचीन आपने आदिकाल में पढ़े होंगे ग्रंथों में, चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज रासो पढ़ा है, विशल देव, सब में युद्ध का वर्णन मिलेगा। तो युद्ध का वर्णन प्राचीन काल से ही चला रहा है। फिर क्या है, युद्धवीर के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है, साहस, प्रयत्न, कष्ट सहने का धैर्य। अब क्या है, जो युद्धवीर उसे बोला जिसमें साहस भी होगा, कष्ट भी सहन करेगा, धैर्य होगा, तो उसे युद्धवीर कहा जाएगा। आप 46 से लेकर 50 तक आपको कोटेशन ये मिलानी है, तो इसमें देखेंगे सही है गलत ये देखने हैं। चेतना अनुभूति की सघनता और तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण है। 46वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता तथा चिंतन का संबंध बुद्धि से है, तो ये दोनों ही कथन सही है, इसका नंबर आपका बी हो जाएगा। अब है 47वां प्रश्न। 47 में आप देखेंगे समाज का आंतरिक कल्याण सुबुद्धि दृढ़ संचार दृढ़ संकल्प में है, यानी समाज का जो कल्याण है वो दृढ़ संकल्प में है। तो ये बात सही है भाई। किसी मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको दृढ़ संकल्प लिया, तभी तो आपका कल्याण होगा, और आपका कल्याण होगा तब आप समाज का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण करोगे। क्योंकि ये संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती, ये बिल्कुल गलत है। जब आपने संकल्प ले लिया, और जो आपने संकल्प लेंगे तो वो क्या होगा, जो आप मुश्किल से मुश्किल भी आपने अच्छी प्रकार से कर लोगे। तो ये इसका डी आर गलत होगा, बाकी सही होंगे। वीरता कभी नकल नहीं हो सकती, वीरता की कभी नकल हो सकती, मन की प्रसन्नता कभी उधार नहीं ले सकते, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। तो ये आप देखेंगे ये दोनों सही है। वीरता कभी नकल नहीं हो सकती, वीरता कोई नकल कर सकता है, नहीं कर सकते। मन की प्रसन्नता को भी आप उधार नहीं ले सकते। अगर आपके मन में कोई कोई दुख है, यानी किसी कारण से आप परेशान हो, तो आप ये नहीं कि भाई आप मुझे क्या है कुछ दिन के लिए अपनी प्रसन्नता मुझे उधार दे दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। अब वीरता का संबंध मनोबल, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या वीरता का संबंध अब वीरता के अंदर से आती है, अपने मन से आती है। ये थोड़ी ना कि कोई कहेगा भाई चलो तुम वीर बन जाओ और किसी के कहने से हम वीर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों के मेल आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में पूर्णता में उपासना का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी मुझे तो बिल्कुल देखो नहीं, ये
पहले वाले तो सही है। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों आपको कर्म, आपको अगर किसी में कामयाब होना आपको कर्म भी करना पड़ेगा यानी मेहनत, ज्ञान भी आपको होना चाहिए, उपासना मतलब भक्ति, उसमें क्या है आपको कष्ट भी सहना पड़ेगा और उसमें निरंतरता भी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य की पूर्णता में उपासना का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि उपासना का संबंध सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो डी का ए और क्या है सही है और आर क्या गलत है। ये क्यों गलत है ये देखो एक्सप्लेन करें। मानव जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान, उपासना के समन्वय संतुलन, यानी ज्ञान भी होना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, न किसी अधिकता या कमी का क्या है, सबका समन्वय होना चाहिए, यानी न किसी की अधिकता न किसी की कमी होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए जितना जरूरी है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे श्रद्धा का ज्ञान, निर्दिष्टता और ज्ञात होती है, क्योंकि श्रद्धा पहले कर्मों से होती श्रद्धे तक पहुंचती है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये बात सही है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है फिर श्रद्धे तक पहुंचती है, तो ये गलत है। इसका डी आई नहीं, ये भी दोनों ही सही है। एक मिनट, दोनों सही है भाई। देखो यहाँ एक्सप्लेन करके दिया है, कर्मों के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता स्वीकार करना श्रद्धा है। जब हम किसी को श्रद्धेय मानते हैं तो सर्वप्रथम उसके कर्मों का अनुसरण करते हैं। श्रद्धेय मानते, मान लीजिए आपके ने गुरु के प्रति श्रद्धा है, ठीक है, फिर आपके उसका अनुसरण करोगे, जो वो मतलब आपको फिर क्या उनके जो कार्य पसंद आने लगेंगे, फिर आप भी वैसा ही करने की कोशिश करोगी। कर्मों के अनुसार व्यक्ति श्रद्धेय की दृष्टि से देखता है। अब जो श्रद्धेय, मान लिया आपके गुरु है, आपके माता पिता है, आपके कोई भगवान है, तो आपने क्या उन्हें के कर्मों से आप प्रभावित हुए, तभी आप उनकी तरह करना चाहोगे। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए तो ये आप अच्छे कर्म करना चाहोगे ना, तो ये बात है। तो ये थे हम। अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मंगवा सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपकी TGT PG माफ़ कीजिए, जिसके आपकी नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम तैयारी हो जाएगी। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आप अपने PDF मंगवा सकते हैं। अगर आपको नहीं मंगवानी तो कोई बात नहीं है, आप निःशुल्क में तैयारी करवा रही हूँ, बिल्कुल फ्री है, और ये 2004 से 2024 तक के बिल्कुल निःशुल्क चलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर मैं स्पीड से चल रही हूँ तो इसमें फीचर है थोड़ा धीरे कर लें, और आपको लग रहा है कि मैं धीरे चल रही हूँ तो आप आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है, आपको कोई सुधार के सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से एक कमेंट मुझे मोटिवेट जरूर करें, प्रेरित जरूर करें। आपके कमेंटों के मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो मुझे भी जैसे आपको प्रेरणा की ज़रूरत होती है, मुझे भी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, तो मुझे ज़रूर समझें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आलतू फालतू ये नहीं कि हम समय खराब, बड़े ही चयनित प्रश्न कर रहे हैं, और ये प्रश्न कर लिए तो 100 ही तो प्रश्न आने हैं ना। तो 100 में से क्या हम इतने प्रश्न करेंगे, क्या 100 प्रश्न नहीं आएंगे, तो इन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। आप अगर और भी कहीं नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ये वीडियो 2-3 बार सुन रहे हो, तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो सुन ली आपने, जैसे कि हमको बहुत सी महिलाएं होती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आप खाना बनाते, बर्तन धोते, मेरी वीडियो 2-3 बार सुन लोगे तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप समझदार हो, जानते हो, मुझे बताने की आपकी आवश्यकता नहीं है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर प्रश्न हर परीक्षा में कम से कम 100 में से कम 60% क्या रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अहमियत समझे, मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर दे, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।